हे ग्रेड 9 स्टूडेंट्स, वेलकम टू अडा 24/7। दिस इज अदिति और हम पढ़ रहे थे ग्रेड 9 बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर जो है टिश्यूज। चैप्टर हम टॉपिक वाइज ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और आज के सेशन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं सारे के सारे इंटरनल क्वेश्चंस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो पहला इंटरनल क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है, व्हाट इज अ टिश्यू? टिश्यू क्या होते हैं? ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, टिश्यू को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेल्स क्या होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि जब भी हम क्वेश्चंस करते हैं, आप भी जब भी क्वेश्चंस पढ़ो तब क्वेश्चंस तो कर ही रहे हो, साथ ही साथ उससे जुड़ा जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है ना उसको भी रिकॉल किया करो। ठीक है, तो एक तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। सो क्वेश्चन हमसे यहाँ पूछ रहा है कि टिश्यू क्या होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ टिश्यू की, तो मैंने आपको बोला कि हमें पहले पता होना चाहिए कि सेल क्या होती है। So we know कि cell is a basic structural and functional unit of life. Structural और functional से हम क्या समझते हैं कि living organism का basic structure cells का बना है। Basic function, basic life processes कौन करता है बॉडी के अंदर? वो सेल करती है। तो बेसिक फंक्शन भी सेल परफॉर्म कर रही है, बेसिक स्ट्रक्चर भी सेल बना रही है, इसलिए हम इसको बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। अब सेल्स आर रियली वेरी स्मार्ट। स्मार्ट इन द सेंस हाउ? जैसे हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, आप भी अपने मदर के साथ रहते होगे, फादर के साथ रहते होगे, ब्रदर एंड सिस्टर। ठीक है, ऐसी सेल्स आर वेरी स्मार्ट। उनको पता है भैया हमारी फैमिली कौन है और वो रहना पसंद करती है अपनी फैमिली के साथ, और ऐसी फैमिली ऑफ सेल्स को हम बोलते हैं टिश्यूज। सो ग्रुप ऑफ सेल्स आर नोन एज टिश्यूज। बट अ मेजर पॉइंट टू नोट हियर इज कि जो ये ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू बनाती हैं उनका सेम ओरिजिन होता है एंड इवन वो फंक्शन भी सेम परफॉर्म करती हैं। सो विथ सेम ओरिजिन सेम फंक्शन। इसको अपन कैसे समझ सकते हैं? जैसे स्टमक है, ठीक है, तो स्टमक इज एक्चुअली अ ऑर्गन। अब जो ये ऑर्गन है, ठीक है, जो स्टमक की मैं बात कर रही हूँ, ये बना कैसे होगा? ऑब्वियसली ग्रुप ऑफ टिश्यूज से बना होगा। तो टिश्यूज के ग्रुप ने मिलके बनाया होगा ऑर्गन। अब टिश्यू कैसे बने होंगे? ऑफ कोर्स ग्रुप ऑफ सेल्स से बने होंगे। ठीक है, तो सेल ने कंबाइन करा होगा, टिश्यू बनाया होगा, टिश्यू ने कंबाइन करा होगा, स्टमक बनाया होगा, मतलब ऑर्गन बनाया होगा। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो भी सेल्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही हैं या जो भी ग्रुप ऑफ टिश्यूज हैं, इनका सेम ओरिजिन होगा, सेम जगह से ओरिजिनेट करे होंगे एंड इवन फंक्शन भी इनका सेम ही होगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो बच्चों आप कैसे लिख के आओगे? आप ऐसे लिख के आओगे। सो टिश्यूज क्या है? दीज आर द ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर शेप एंड फंक्शन एंड दे एक्ट टुगेदर इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, तो क्या है टिश्यूज? ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, कंबाइन करते हैं, इवन इनका सेम ओरिजिन होता है, फंक्शन सेम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को अपन क्या बोलते हैं? टिश्यूज बोलते हैं। सिंपल। चलो इसी के साथ दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा इंटरनल क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यूज इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। मतलब मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेल्युलर क्या होते हैं भैया? दैट आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। ठीक है, और यूनिसेल्युलर कौन से होते हैं? जो एक सेल के बने होते हैं। जैसे क्या? जैसे आपका अमीबा, दैट इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो अमीबा के अंदर एक ही सेल जो है वो सारे फंक्शन परफॉर्म कर रही है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? इनके पास प्रेजेंट है देयर इज मोर देन वन सेल। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर टिश्यूज की यूटिलिटी क्या है? टिश्यूज क्यों प्रेजेंट है? ठीक है, एक सेल क्यों नहीं काम कर रही है? सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो, मैंने आपको जब मैं टॉपिक्स पढ़ा रही थी बताया था कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर देखा गया है। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर से अपन क्या समझते हैं कि हर पार्ट अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। एज इन स्टमक इज हेल्पिंग आउट इन डाइजेशन, लंग्स आर हेल्पिंग आउट इन ब्रीदिंग, किडनीज आर हेल्पिंग आउट इन एक्सक्रीशन। तो हर कोई फंक्शन किससे परफॉर्म, मतलब हर कोई ऑर्गन अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। कॉम्प्लेक्स है भाई, एक से ज्यादा सेल्स के बने हैं तो कॉम्प्लेक्स तो होंगे ही होंगे ना इन कंपैरिजन टू यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स है,
एक से ज़्यादा सेल्स के बने हुए हैं, तो भाई इससे अपन क्या समझते हैं कि इनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से देयर आर सो मेनी सिस्टम प्रेजेंट। सो मेनी सिस्टम जैसे कौन कौन से? रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, और हर कोई सिस्टम अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, कोई किसी के फंक्शन में दखलंदाजी नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है कि भैया किडनीज कभी आपकी ब्लड को पंप करना चालू कर देंगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वो हार्ट कर रहा है, ओके तो हर कोई ऑर्गन अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। एक डिवीजन ऑफ लेबर मल्टी सेलुलर यानी कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में देखा गया है। तो अगर ये डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता तो क्या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स अपना इतना कॉम्प्लेक्स फंक्शन परफॉर्म कर पाते? कितना सारा काम है यार, एक्सक्रीशन भी करना है, रेस्पिरेशन भी करना है, ठीक है, एंड सो ऑन, जितने भी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। तो इसीलिए ही ऑर्गेनिज्म के अंदर देयर इज अ यूटिलिटी ऑफ ग्रुप ऑफ टिश्यूज, ठीक है। अगर ये टिश्यूज नहीं होते तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, या फिर आप ये बोल सकते हो कि ग्रुप ऑफ टिश्यूज ने कंबाइन करके पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं बनाया होता, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अपने इन कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को कैसे परफॉर्म करते, ठीक है। विद दैट आई वुड वॉन्ट यू टू रीड द सेंटेंस विद मी। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या कह रहा है? The use of tissues in multicellular organism is to provide structural and mechanical strength as well as to allow division of labor, ठीक है। तो सेंटेंस के फॉर्म में एग्जामिनेशन में आएगा तो आप ऐसे लिख के आओगे। इसका जस्ट यही है कि भैया कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर देखा गया है, हर कोई पार्ट अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो इसी डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से, क्योंकि हम इतने कॉम्प्लेक्स हैं, हमारे पास पर्टिकुलर सिस्टम्स हैं काम करने के लिए, तो अगर देर ग्रुप ऑफ टिश्यूज ने कंबाइन करके ये सब ऑर्गन या ऑर्गन ने कंबाइन करके ऑर्गन सिस्टम नहीं बनाया होता तो क्या हम ये सारे फंक्शंस परफॉर्म कर पाते? विद दैट ये अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर अपन बात करते हैं तो स्ट्रक्चरल सपोर्ट, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ये भी ये देता है, ठीक है, स्ट्रक्चरल एज वेल एज मैकेनिकल इन अ वे, ठीक है। बट अगर आप देखो सेंटेंस यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आप चाहो तो मोल्ड करके एग्जामिनेशन में अपने वे में भी आंसर क्या कहते हैं लिख के आ सकते हो, ठीक है। बट जस्ट जो मैंने समझाया है वही है इसका आंसर कि भैया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर देखा गया है। हम क्योंकि इतने कॉम्प्लेक्स हैं, हर कोई पार्ट अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कई सारे सिस्टम्स प्रेजेंट है, और ये अगर नहीं होते तो हम इतना कॉम्प्लेक्स फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाते। उसको बस सिंप्लीफाई करके 2 लाइन में आंसर लिखा हुआ है, आप चाहो तो उसका स्नैपशॉट भी ले सकते हो, ये भी लिख के आ सकते हो, जैसा अगर आप फ्रेम करना चाहते हो वो भी लिख के आ सकते हो, वो था फाइन, ठीक है। बस मतलब समझ में आना चाहिए, ठीक है, और आंसर पता होना चाहिए किस तरीके से लिखना है, ठीक है। चलो इसी के साथ अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है वी हैव टू नेम टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यू, सिंपल जो कि एक टाइप के सेल्स के बने होते हैं। अब आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट टिश्यू हैं उनको अपन क्लासीफाई करते हैं 2 टाइप्स में। कौन कौन से टाइप हैं ये हैं आपके सिंपल, पहले तो मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट में करते हैं। परमानेंट वाले जो होते हैं, ठीक है, और सिंपल वाला सॉरी मेरिस्टेमेटिक में करते हैं पहले तो, ठीक है। इन 2 में अपन क्लासिफाई करते हैं। विद दैट 2 टाइप के होते हैं फर्दर, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल जो एक तरीके की सेल्स के बने हैं, और कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं? जो एक से ज़्यादा टाइप की सेल्स के बने होते हैं। यहाँ पे हमें नेमिंग करनी है टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यू, सिंपल टिश्यू के टाइप्स की नेमिंग करनी है। तो सबसे पहला तो दिमाग में ये रहना चाहिए कि सिंपल टिश्यूज़ कौन से होते हैं? जो एक टाइप की सेल्स के बने होते हैं। याद करो जो फ्लो चार्ट मैंने बताया था, ठीक है, देखा इंट्रोडक्शन वाला फ्लो चार्ट यहाँ काम आएगा तुम्हारे, केवल नेमिंग करनी है। तो भैया कौन कौन से होते हैं? उम्मीद है बच्चों ने आंसर दे दिया होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर अपन टाइप्स की बात करें सिंपल टिश्यूज़ की तो वो पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा है, ठीक है। 3 टाइप होते हैं, यही तो पढ़ा। कॉम्प्लेक्स के अंदर तो अपन ने जाइलम और फ्लोएम पढ़ा था, और मैंने ये भी बताया था कि वो कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि वो एक से ज़्यादा टाइप की सेल्स के बने हुए हैं। जैसे जाइलम की अगर अपन बात करें, ट्रैकीज, वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, तो ये चारों जो कंपोनेंट्स हैं ये जाइलम के हैं, और ऑन दी होल ये काम क्या कर रहे हैं? वाटर और मिनरल का कंडक्शन करवा रहे हैं। तो एक से ज़्यादा टाइप के सेल्स के बने हुए हैं, दैट इज़ वाई दे आर कॉम्प्लेक्स। सिंपल कौन से हैं? जो एक टाइप की सेल्स के बने होते हैं। एक टाइप की सेल्स के कौन कौन बने हैं? पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। तो अभी ज़रा मुझे वीडियो पॉज करके ये बताओ, हस्क ऑफ कोकोनट में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? ठीक है, समझ में आ जाएगा टॉपिक्स बच्चों ने कितने अच्छे तरीके से पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो ये है तीनों टाइप्स आपके सिंपल टिश्यूज़ के। इसी के साथ अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है वेयर इज एपिकल मेरिस्टेम फाउंड, और इसके साथ मैंने एक डायग्राम भी लगा रखा है। तो देखिए भैया, ये है एपिकल मेरिस्टेम।
तो जरा क्वेश्चन को फ्लो से पढ़ते हैं। एपिकल मेरिस्टम की जगह पूछी गई है, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि एपिकल मेरिस्टम किसके अंदर अपन ने पढ़ा था। अपन ने पढ़ा था मेरिस्टमैटिक टिश्यू के अंदर। तो मेरिस्टमैटिक कौन से होते हैं? जो आपकी ग्रोथ करते हैं, डिवाइड करते हैं, ये होते हैं आपके मेरिस्टमैटिक। एंड बेस्ड ऑन दी लोकेशन, क्या बोला मैंने? बेस्ड ऑन दी लोकेशन, ये 3 तरीके के होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। ठीक है, अगर अपन ने बात करें एपिकल मेरिस्टम पहला वाला है, प्लांट के एपिकल पार्ट्स पे प्रेजेंट होता है। ये एपिकल पार्ट आपकी स्टेम का भी एपिकल पार्ट हो सकता है, रूट का भी एपिकल पार्ट हो सकता है, इवन ब्रांचेस का भी एपिकल पार्ट हो सकता है। तो एपिकल टिप वाले पार्ट को ग्रो करवाएंगे। और ऐसा नहीं है कि भैया स्टेम का ही टिप, रूट का भी टिप आता है इसके अंदर। ठीक है, दूसरा वाला आपका इंटरकैलरी मेरिस्टम है, तो ये इंटरनोड को पढ़ाता है। ठीक है, याद हो अगर तो मैंने बताया था कि जो ये ब्रांचेस निकल रही हैं इसके टिप को अपन बोलते हैं नोड। ठीक है, इधर वाली टिप भी इज योर नोड, और 2 नोड के गैप को अपन बोलते हैं इंटरनोड। ठीक है, तो ये जो आपका इंटरकैलरी मेरिस्टम है ये इंटरनोड को बढ़ाता है। देन इज योर लेटरल मेरिस्टम, जो लेटरल ग्रोथ करवा रहा है, ब्रेथ को इंक्रीज करवा रहा है। यहाँ क्वेश्चन में पर्टिकुलरली ये पूछा गया कि एपिकल मेरिस्टम कहाँ पाया गया है, तो भैया आपको पता है टिप्स पे पाया जाता है। ये टिप्स आपकी स्टेम की भी हो सकती है, ब्रांचेस की भी हो सकती है, रूट्स की भी हो सकती है। अब एग्जामिनेशन में आएगा तो कैसे लिख के आओगे? सिंपल, एक लाइन का आंसर कि दीज आर प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ रूट, शूट्स, ब्रांचेस एंड लीव्स। कहीं भी होंगे, बस टिप पे होंगे। एपिकल्स का मतलब ही यही है, एपिकल मीन्स टिप, तो कहीं भी होंगे टिप पे होंगे। दैट कैन बी योर टिप, ग्रोइंग टिप ऑफ रूट ऑल्सो, शूट ऑल्सो, ब्रांचेस ऑल्सो एंड लीव्स ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट इंटरनल क्वेश्चन है, विच टिश्यू मेक्स अप द हस्क ऑफ कोकोनट। यही पूछा था कमेंट में भी मैंने, उम्मीद है बच्चों ने आंसर किया होगा। चलो, यहाँ पे अपन को ये पूछा गया है कि विच टिश्यू मेक्स अप द हस्क ऑफ कोकोनट। इफ यू रिमेंबर कि हस्क ऑफ कोकोनट कितनी हार्ड होती है, एंड विद दैट इट इज ऑल्सो स्टिफ। ठीक है, इसी के साथ अगर मैं आपको रिमाइंड कराऊं तो ये जो भी टिश्यू बना रहा है ये एक तरीके का सिंपल परमानेंट टिश्यू है। सिंपल है तो 1 टाइप ऑफ सेल, एक टाइप की सेल से बना होगा, और एक टाइप की सेल से जो बने होते हैं 3 तरीके के तो टिश्यू पढ़े अपन ने पढ़ा है कौन सा? पेरेन्काइमा। ठीक है, अपन ने पढ़ा है कोलेनकाइमा। देखो, मोटिव ये नहीं है कि तुमको केवल आंसर लिखना है इसका, मोटिव ये है कि जो भी इससे रिलेटेड पढ़ा है उसको करो रिवाइज। तो यहाँ पे मैं रिवीजन करवा रही हूँ जो जो पढ़ना है इससे रिलेटेड। ठीक है, मतलब जो पता होना चाहिए, तभी तो आंसर सॉल्व करवाओगे। और तीसरा है आपका स्क्लेरेन्काइमा। अब आंसर होगा इसी में से ही। ठीक है, अगर याद हो मैंने बताया था कि जो पेरेन्काइमा होता है बच्चों, ठीक है, तो पेरेन्काइमा के अंदर मेनली होता है स्टोरेज। ठीक है, फूड का स्टोरेज, वाटर का स्टोरेज। ठीक है, विद दैट पेरेन्काइमा मतलब मेजर काम इसका यही है स्टोरेज का। कोलेनकाइमा अगर याद हो मैंने क्या बताया था? फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, टेंड्रिल इज कॉइलिंग अराउंड। क्यों फ्लेक्सिबल क्यों है वो? क्योंकि उसके पास कोलेनकाइमा प्रेजेंट है। फ्लेक्सिबिलिटी जहां पे भी आ जाती है कोलेनकाइमा आता है। बचा कौन सा? स्क्लेरेन्काइमा। यही है भैया जो बनाता है हार्ड और स्टिफ कोकोनट को। ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसी में है आपका स्क्लेरेन्काइमा, हार्ड और स्टिफ बना रहा है इसको। ठीक है, और हार्ड और स्टिफ क्योंकि बना रहा है, ठीक है, तो आपको ये पता होगा। देखो अपन जब इसको तोड़ते हैं कितना हार्ड होता है ये। इवन जो सीड की कवरिंग होती है, कौन सी? सीड की कवरिंग, वो भी आपकी स्क्लेरेन्काइमा की ही बनी होती है। तो जहाँ पे कोई हार्ड चीज़ आ जाए ना, समझ जाना कि स्क्लेरेन्काइमा प्रेजेंट है। कहीं फ्लेक्सिबिलिटी की बात हो तो समझ जाना कोलेनकाइमा प्रेजेंट है। कहीं स्टोरेज की बात हो तो समझ जाना पेरेन्काइमा प्रेजेंट है। तो तीनों सब सॉल्व हो गए इसी के साथ। ठीक है, चलो नेक्स्ट इंटरनल क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोएम। और यहाँ पे मैम ने एक डायग्राम भी लगा रखा है कि आपको हो जाए रिकॉल। तो क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स है फ्लोएम के, ये अपन को बताने हैं। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, फ्लोएम की बात हो रही है जो कि एक तरीके का कैसा है? सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि ये मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल का बना है। ठीक है, इसीलिए ही ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अगर हम पर्टिकुलरली फ्लोएम की बात करते हैं तो कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स है भैया इसके अंदर?
देख लेते हैं हम एक बार, ठीक है। वी हैव फ्लोएम पेरेन्काइमा, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, सीव प्लेट, ठीक है। सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा, ठीक है, यही सारे इसके होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। एक बार देखो यहाँ पे तो वैसे पूछा गया है कि केवल कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताने, बट इसके साथ कुछ और भी बताऊंगी। खैर एग्जाम में आएगा तो तुम यही चारों चीज़ें लिख के आओगे, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। ये 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। सीव सेल्स नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, तो अंडरस्टूड है यार, ठीक है, क्योंकि फ्लोएम की बात हो रही है यहाँ पे, अपन टिश्यूज़ के अंदर ही पढ़ रहे हैं, तो सेल्स तो प्रेजेंट होंगी। मेनली ये चारों होते हैं, ठीक है। अब एक बार देखो, खाना बनता है आपका लीव्स में, ठीक है। कहाँ बन रहा है आपका? लीव्स में बनता है। लीव्स में बनने के बाद ये खाना कहाँ जाता है? ये खाना जाता है आपका कंपेनियन सेल्स के पास। किसके पास? कंपेनियन सेल्स के पास। ये कंपेनियन सेल्स जो हैं एक कंपेनियन का काम करती हैं, फैसिलिटेट करवाती है खाने का ट्रांसफर लीव्स से आपके कंपेनियन सेल्स में, ठीक है। अब कंपेनियन सेल्स के बाद ये खाना कहाँ पर जा रहा है बच्चों? ये खाना जा रहा है आपका सीव ट्यूब में। तो कंपेनियन सेल से कहाँ गया ये? सीव ट्यूब में, ठीक है। एंड फर्दर वो प्लांट के और पार्ट्स के अंदर चला गया। तो लीव्स में बना, कंपेनियन सेल ने कंपेनियन का काम करा, लीव से खाना लिया, उसको पटक दिया सीव ट्यूब्स में, ठीक है, और वो फर्दर प्लांट के अंदर ट्रांसफर हो गया। सोर्स टू सिंक ट्रांसफर होता है, अगर मैं याद दिला दूँ तो कैसा होता है? सोर्स टू सिंक बनता है लीव्स पर और देन वो फर्दर पार्ट्स में जाता है। विद दैट बाई डायरेक्शनल ट्रांसफर कराता है फ्लोएम आपका, लीव से बन रहा है, ग्रोइंग पार्ट्स में जा रहा है और जाके स्टोर भी होता है वहाँ पे। और फिर फर्दर अगर प्लांट को लेट्स से कोई पतझड़ का मौसम है, स्प्रिंग का है, ठीक है, तो उस टाइम में क्या होगा, क्या करेगा प्लांट? जहाँ पे उसने स्टोरेज कर रखा है वहाँ से लेके फूड जाएगा आपके ग्रोइंग टिप्स पर, ठीक है। तो इसी के साथ होता है बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। अब कौन कौन से कंपोनेंट है? चारों यही कंपोनेंट है, जिसके अंदर फ्लोएम पेरेन्काइमा अगर पर्टिकुलरली मैं बोलूँ, अब तुमने अभी सुना होगा कि मैम ने 3 सेल्स का जिक्र कर दिया है, 2 सेल्स का पर्टिकुलरली, बाकी क्या काम कर रही है, ठीक है। तो फाइबर्स है, फ्लोएम फाइबर्स की बात करूँ सपोर्ट देती है। पेरेन्काइमा की अगर मैं बात करूँ तो पेरेन्काइमा इज फॉर स्टोरेज। मैंने आपको बताया था सिंपल परमानेंट टिश्यू में जो पेरेन्काइमा होता है मेजरली स्टोरेज कराता है। इवन फ्लोएम ले लो, तुम जाइलम पेरेन्काइमा ले लो, वहाँ पे भी करवाएगा काम स्टोरेज का। तो फ्लोएम पेरेन्काइमा का स्टोरेज का काम है, स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है। विद दैट सपोर्ट तो प्रोवाइड कर ही रही है सेल्स, तो कलेक्टिवली ये फंक्शन कर रही है। एंड ऑन द होल आप ये बोल सकते हो कि जो फ्लोएम है वो फूड का ट्रांसपोर्ट करवा रहा है। तो फ्लोएम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है? यहाँ 4 नाम लिख के आने, चारों नाम है। विद दैट रिवाइज भी करवा दिया कंसेप्ट जो उसके पीछे छुपे थे, ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इंटरनल क्वेश्चन पे, जो हमसे पूछ रहा है नेम द टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन अवर बॉडी। यहाँ तो आ गए हम एनिमल टिश्यूज पे, है ना। कौन सा टिश्यू होता है मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? बताओ जरा, अभी पॉज करो और बताओ मुझे, फटाफट से बताओ। अभी मेरे साथ 1 to 1 होते है ना, अपन सामने सामने बैठ के बात कर रहे होते तो ये चीज़ पूछ पाती है ना मुंह पर ही। अब ठीक है चलो कोई बात नहीं, अभी मुझे पॉज करके अभी आंसर लिख के बताओ तो मैं समझ जाऊँगी कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो भैया, एनिमल टिश्यू पढ़ा था, ठीक है। एनिमल टिश्यूज ऑब्वियसली एनिमल सेल्स के बने होते हैं। अब एनिमल टिश्यू की अगर अपन बात करें तो हमने 4 टाइप के टिश्यूज पढ़े थे, ठीक है। हमने स्टार्ट करी थी एपिथेलियल टिश्यू से, शॉर्ट फॉर्म लिख दे रही हूँ ET, ठीक है। फिर हमने पढ़ा क्या आपका कनेक्टिव, ठीक है। फिर हमने पढ़ा क्या आपका मैस्कुलर, और फिर हमने पढ़ा आपका नर्वस। 4 तरीके के एनिमल टिश्यूज अपन ने पढ़े। अब इसके अंदर एपिथेलियल टिश्यू की बात कर रही हूँ तो भैया स्किन, ठीक है, एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, प्रोटेक्शन दे रही है, ठीक है, सो ऑन, फैसिलिटेट कराती है, परमिएबल होती है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। कनेक्टेड टिश्यू ब्लड, बोन, एरियोलर, एडिपोज, कार्टिलेज, ये सारे कनेक्टेड टिश्यू हैं, ठीक है। मस्कुलर, यहाँ दिमाग क्लिक करना चाहिए, मूवमेंट करवा रहा है। 4 चीज़ें पढ़ाई थी। मस्कुलर टिश्यू बने होते हैं मस्कुलर फाइबर्स के, ये फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं और मूवमेंट पॉसिबल होता है बॉडी के अंदर। तो मस्कुलर टिश्यू में भी 3 तरीके के पड़े थे। स्केलेटल, जो कि आपके स्केलेटल मसल में प्रेजेंट होंगे। देन यू हैव स्मूथ मसल जो एलिमेंट्री कैनाल में होते हैं। स्केलेटल वाले आपके बेसिकली लिम्स में होते हैं। स्मूथ मसल जो आपके एलिमेंट्री कैनाल में होते हैं, आइरिस में होते हैं, ब्रोंकाई में होते हैं। देन आपने पढ़ा था कार्डिक मसल हार्ट में होते हैं। काम क्या है? मूवमेंट। तो कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है मूवमेंट के लिए? यू शुड नो दैट इज नन अदर देन योर मैस्कुलर टिश्यू, एन इम्पॉर्टेंट वन, ठीक है। और बहुत बड़ा इसका रोल है बॉडी के अंदर, नहीं होगा तो मूवमेंट कैसे होगा?
हार्ट को इवन जो पंप करवा रहा है दैट इज ऑल्सो मैस्कुलर टिश्यू, कार्डियक मसल जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या ठीक है मेरे बच्चों, द टिश्यू विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ अवर बॉडी इज द मैस्कुलर टिश्यू। आंसर कभी भी लिखेंगे चाहे वन वर्ड हो, एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना कि नेमिंग पूछे बस नाम लिख के आ गए, प्रॉपरली सेंटेंस फॉर्म में लिखना है कि ठीक है मैम द टिश्यू दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन अवर बॉडी इज योर मैस्कुलर टिश्यू, ठीक है। पूरा लाइन लिख के आना, ऐसा नहीं शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अच्छा लगता है, प्रेजेंटेबल लगता है ज़्यादा। नेक्स्ट इंटरनल क्वेश्चन पे चलते हैं। वी हैव टू गिव 3 फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल, ठीक है। कार्डियक मसल के 3 फीचर्स अपन को बताने हैं। तो फीचर्स बताने से पहले तो तुमको ये पता होना चाहिए कि कार्डियक मसल का स्ट्रक्चर कैसा होता था, ठीक है। तो अगर आपको याद हो, थोड़ा सा रिमाइंड करा देती हूँ, हमने पढ़ा था भैया सिलेंड्रिकल होती हैं, ठीक है। इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा कुछ, देखो मैं ड्रॉ करना भी सिखा दे रही हूँ, एंड सो ऑन, ऊपर भी बना सकते हो नीचे भी बना सकते हो। देन न्यूक्लियस होता है, ठीक है। विद दैट कार्डियक मसल के देखो फीचर पूछे हैं, खुद दिमाग लगाओ। एक तो यार हार्ट में होती है, ठीक है। विद दैट इनवॉलेंट्री होती है, वॉलेंट्री होती है। कैन यू कंट्रोल योर हार्ट बीट, बताओ? ऑफ कोर्स नॉट। तो ये कैसी है, दैट इज अ इनवॉलेंट्री वन, ठीक है, नॉट इन अवर कंट्रोल। ये करेक्टरिस्टिक हो गया। विद दैट इसमें ब्रांचेस देखी जाती हैं, ठीक है, एक के ऊपर एक। चलो मैंने जो पॉइंट्स लिखे हैं उससे तुम्हें एक एक करके समझाती हूँ, ठीक है। तो अपन मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिखे हैं, सर ध्यान से देखते जाना। पहला लिखा है द सेल्स ऑफ कार्डियक मसल्स आर सिलेंड्रिकल, ब्लांच एंड यूनिन्यूक्लिएट, ठीक है। अभी उससे जो मैंने तुम्हें अभी डायग्राम बनाया था उससे कंफ्यूज मत होना, सोच रहे हो कितने सारे न्यूक्लियस बना दिए मैम ने। माइक्रोस्कोप के अंदर जब देखते हैं तो वो यूनिन्यूक्लिएट दिखता है, बट अगर तुम स्ट्रक्चरली देखोगे तुम्हें लगेगा कि यार एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बट नहीं, पर सेल एक ही होता है। तो ये होती है सिलेंड्रिकल तो होती है, इस तरीके से की होती है। विद दैट ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है, एक के ऊपर एक ब्रांचेस होंगी, ठीक है। यूनिन्यूक्लिएट होती है, पर सेल एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये होती है इनवॉलेंट्री इन नेचर, दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल। तीसरा क्या है, दे कंट्रोल द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। ये भी तो एक फीचर ही हो गया ना कि भैया हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, किसकी वजह से कर रहा है, क्योंकि हार्ट के अंदर कार्डियक मसल प्रेजेंट है। तो कार्डियक मसल का क्या रोल है बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। तो ये आपके 3 फीचर्स हैं कार्डियक मसल के। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो डायग्राम बना के आना ही आना है, कैरेक्टरिस्टिक्स लिख के आने ही आने हैं। कोई भी तुमको अगर किसी की भी लेट्स से अगर वहाँ पे स्मूथ मसल का तुम्हें पूछा जाता, ठीक है, कार्डियक के साथ, उधर ही चलते चलो अभी, कार्डियक के साथ तुम्हें ये भी पूछा जा सकता था कि स्मूथ मसल का बताओ। विद दैट स्मूथ मसल का पूछा जाता तो भी तुम ऐसे लिख के आते, एग्जाम्पल बस उसमें ऐड ऑन कर देते कि भैया एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है, एक फीचर तुम एग्जाम्पल का भी डाल सकते थे, ठीक है। बट कभी भी जब तुम इस तरीके के फीचर्स लिख के आओगे तो डायग्राम बना के आना ही आना है, नहीं छोड़ना है डायग्राम, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क में होता तो चलो तब भी तुम कंसीडर कर सकते थे, मगर मुझे लगता नहीं कि 1 मार्क में आएगा तो 2 मार्क का क्वेश्चन है ये, 2 मार्क्स में तो आएगा ही आएगा। तो डायग्राम बना के आना है क्या, उसके अंदर बस फाइबर्स बना के आना है। नेक्स्ट इंटरनल क्वेश्चन है, व्हाट डज अ न्यूरॉन लुक लाइक, कैसा लगता है भैया न्यूरॉन, ठीक है। अब न्यूरॉन क्या है भैया, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ योर नर्वस सिस्टम। तो एक नर्वस सिस्टम के अंदर होते हैं नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक है आपका न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स के साथ है आपकी सपोर्टिंग सेल्स। सपोर्टिंग सेल्स को अपन ग्लियल सेल्स भी बोलते हैं। तो न्यूरॉन बेसिकली क्या है, इट इज़ योर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, हमेशा याद रखना। अब न्यूरॉन दिखता कैसे है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, डायग्राम पूछा है और तुम्हें मैं यहाँ पे बता देती हूँ न्यूरॉन का डायग्राम ड्रॉ कैसे करके आना है। चलो देखते हैं न्यूरॉन दिखता कैसा है। तुम एक बनाओगे सेल बॉडी, ठीक है, स्ट्रक्चर मेमोराइज करो जो मैंने पढ़ाया था, ये हो गई सेल बॉडी। सेल बॉडी को नीचे से कर देना एक्सटेंड, लॉन्ग प्रोसेस एक्सॉन, और एक्सॉन की एंड पे तुम बना देना क्या, इस तरीके की नर्व एंडिंग, ठीक है। सबसे सिंपलेस्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट डायग्राम है ये। फिर याद हो छोटे छोटे प्रोसेसेस होते हैं, ये क्या है, दीज आर योर लिटिल स्मॉल ब्रांचेस जिसको अपन डेंड्राइट्स बोलते हैं। बीच में यू हैव अ न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के इधर क्या है, यू हैव दी साइटोप्लाज्म, भरा होगा सेल है तो साइटोप्लाज्म होगा ही होगा। और तुमको याद हो मैंने तुम्हें सेल के जब चैप्टर पढ़ा रही थी बताया था कि जो न्यूरॉन होते हैं ना,
इनका शेप फिक्स रहता है, दीज आर नॉट फ्लेक्सिबल। फेस जो इसका शेप है वो फिक्स रहेगा, अनलाइक यू हैव योर एमीबा दैट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेल वॉल इज काइंड ऑफ फ्लेक्सिबल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, सेल वॉल कह रही हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज काइंड ऑफ फ्लेक्सिबल, ठीक है, सेल वॉल प्लांट में होती है, ठीक है। अब यहाँ न्यूरॉन की बात करते हैं तो शेप इज फिक्स, ठीक है। अब चलो यहाँ पे आ जाओ, ऊपर इस तरीके की शीट प्रेजेंट होती है, इस शीट को अपन बोलते हैं माइलिन शीट, ठीक है। इतना सिंपल सा डायग्राम है। अब तुमको लेबलिंग करनी है, ठीक है। लेबलिंग कैसे करोगे भैया, इसको उठा के कर देना न्यूक्लियस, ठीक है। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा भैया, चलो रेड येलो से ही लिख देते हैं, है ना, सबसे ब्राइट उसी से ही रहता है, या लाइट ग्रीन से ट्राई करते हैं। बीच वाला क्या है, यू हैव द साइटोप्लाज्म, ठीक है, दिस इज योर सेल बॉडी, ठीक है, दीज आर योर डेंड्राइट्स, ठीक है। शॉर्ट प्रोसेसेस यही लेते हैं तुम्हारे सिग्नल को लेके सेल बॉडी पे फेंकता है, फिर वो जाता है तुम्हारा एक्सॉन के पास। तो ये क्या है, ये तुम्हारा लंबा सा प्रोसेस है तुम्हारा एक्सॉन, और एंड में क्या है आपकी, एंड में इज योर नर्व एंडिंग, क्या है, नर्व एंडिंग। सो दिस इज योर न्यूरॉन, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। अब न्यूरॉन दिखता कैसे है, मैम ने दिखा दिया कैसे दिखता है। खैर चलो, अब इसको मैं हटा रही हूँ, तुम्हें डायग्राम बनाना सिखाना था, वो सिखा दिया, ठीक है। अब एक बार देखते हैं, देखो भैया, ये है आपका जो डायग्राम जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, कोई फैंसी डायग्राम उठा के नहीं लगाया है, तो इस तरीके का डायग्राम गिवन है। अब ये क्वेश्चन आएगा तो डायग्राम तो ऑब्वियसली बना के आना ही आना है, डायग्राम के बिना तो कहानी अधूरी है भाई। तो कैसा दिखता है भैया, न्यूरॉन जिसको अपन नर्व सेल भी बोलते हैं, वो कुछ कुछ स्टार शेप का दिखता है, स्टार है ना, स्टार शेप का कुछ कुछ दिखता है, एंड इट इज हैविंग दिस टेल पार्ट भी है। ये तुम्हारा बेसिक यूनिट होते हैं नर्वस सिस्टम के, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट होते हैं सिस्टम के, नर्वस सिस्टम के, और इसके बहुत सारे पार्ट है। यू हैव द साइटोप्लाज्म, यू हैव द सेल बॉडी, इसको अपन पूरे पार्ट को अपन बोलते हैं सेल बॉडी, बीच में न्यूक्लियस है, डेंड्राइट, एक्सॉन एंड नर्व एंडिंग। अब कोई भी जब सिग्नल लेती है ना सेल, जैसे आपने किसी हॉट प्लेट को छुआ और आपने अपना हाथ पीछे कर लिया, तो इससे सिग्नल सबसे पहले जाते हैं आपके डेंड्राइट के पास। थोड़ा लिंक करो, विजुलाइज करो कि कहाँ पे पड़ी थी ये चीज़। या तुमने कोई हॉट प्लेट छुई है, तुम्हें किसी ने सुई चुबा दी, तुमने अपना हाथ पीछे कर लिया, ठीक है। हाथ जो पीछे किया, क्यों किया, क्योंकि सिग्नल गया, फटाफट से इंपल्स गया आपकी स्पाइनल कॉर्ड के पास और उसने बोला भैया हाथ पीछे करवाओ। तो ये सिग्नल कैसे ट्रांसफर हुए, डेंड्राइट्स ने उन सिग्नल्स को लिया, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया, फिर वो जाते हैं आपकी नर्व एंडिंग पे। मैं सब समझा चुकी हूँ, नर्व एंडिंग पर जाके वो आपके केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही अब जो ये ट्रांसफर हो रहा है, जहाँ पे आपने छुआ टू द स्पाइनल कॉर्ड, ऐसा थोड़ी है एक ही लंबा न्यूरॉन प्रेजेंट है, बहुत सारे होते हैं यार, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, तो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ऐसे न्यूरॉन टू न्यूरॉन ये चीज़ ट्रांसफर होती है। सेंसरी न्यूरॉन लेके जाते हैं, तो जो सिग्नल आता है वो आपकी लेती है डेंड्राइट। जैसे आपने हाथ छुआ तो उसकी टिप, जो भी न्यूरॉन प्रेजेंट होगा उसकी टिप पे जाएगा सिग्नल, और टिप कौन सी है इसकी, डेंड्राइट। तो डेंड्राइट्स उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं और वो न्यूरॉन से करता है पास, फिर वो जहाँ जाता है, कहाँ जाता है आपकी नर्व एंडिंग पे। नर्व एंडिंग पे जाके ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपकी केमिकल सिग्नल पे कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिकली फॉर्म में दूसरे न्यूरॉन पे गया तो उसको कर देगा बर्बाद, ठीक है, बर्बाद इन द सेंस मतलब वो डैमेज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे सिग्नल ना केमिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर केमिकल सिग्नल आपके निकले, ठीक है, नर्व एंडिंग से। यहाँ पे पक्का से एक और आपका न्यूरॉन होगा, और फिर इसके न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स हैं उसने इस सिग्नल को पकड़ लिया, ठीक है। फिर डेंड्राइट्स ने जब इन सिग्नल को पकड़ा, दोबारा से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। ये कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करवा दिया है, बट क्वेश्चन में ये पूछा गया कि न्यूरॉन दिखता कैसा है, तो आपको 3 लाइनें लिख के आनी, साथ में डायग्राम बना के आना है, ठीक है। बट कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा दिया, मेन चीज़ ये थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एरियोलर टिश्यू। ये सब तुम्हारे इंटरनल क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। एरियोलर टिश्यू के फंक्शंस पूछे हैं। एरियोलर टिश्यू क्या है, किस टाइप का टिश्यू है, एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है ये, ठीक है। एडिपोस, एरियोलर, कार्टिलेज, बोन, ब्लड, ये सब कनेक्टिव टिश्यू हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क करवा रहे हैं, या कहीं कहीं जगह पे स्टोरेज कर रहे हैं। यहाँ पे अपन को एरियोलर टिश्यू के फंक्शंस बताने हैं, तो चलो एक बार देख लेते हैं। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, या एरियोलर टिश्यू इज अ काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट इज प्रेजेंट थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी, थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी मतलब ये प्रेजेंट होता है। विद दैट ये क्या काम कर रहा है, ये हेल्प करता है प्रोटेक्ट करने के लिए आपके ऑर्गन्स को, मसल्स को, एंड अदर टिश्यूज़ को।
विद दैट इसके पास मास्ट सेल्स होती हैं जो कि इन्फेक्शन में प्रोटेक्ट करती हैं, या फिर अपन बोल सकते हैं कि ये मास्ट सेल्स आपकी इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करती हैं। अगर इसका कुछ स्ट्रक्चर याद हो तो मैंने कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पढ़ाया था कि बहुत सारी टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है टिश्यू के अंदर। यू हैव योर मास्ट सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट एंड सो ऑन, ये सारी सेल्स प्रेजेंट है। इनका काम क्या है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, इन्फेक्शन से बचा के रखना। उसी के साथ ये सपोर्ट भी करता है, इवन प्रोटेक्ट भी करता है कई सारे आपके ऑर्गन्स को, मसल्स को। इवन दो ऑर्गन सिस्टम्स के बीच में प्रेजेंट होता है, कहीं कहीं जगह पे कुशनिंग लेयर का भी काम करता है। ठीक है, तो ये सारे फंक्शन है आपके एरियोलर टिश्यू के। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, विद दैट कोई कंपल्शन नहीं है, अपनी लैंग्वेज में आंसर लिख के आना है तो लिखने का, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, अब जैसे अच्छा लगता है आंसर लिख के आओ, बस कंसेप्ट पता होना चाहिए। अब जैसे यहाँ एरियोलर कनेक्टेड टिश्यू की बात हो रही है, ठीक है, तो फटाफट से क्लिक करो, याद करो मैम ने क्या पढ़ाया था। अरे मैम ने डायग्राम पढ़ाया था, उसमें मास्ट सेल थी, फाइब्रोब्लास्ट थे, है ना। तो चाहो तो ड्रॉ भी कर सकते हो डायग्राम। ठीक है, बट ठीक है, यहाँ पे फंक्शंस पूछे लिख के आ सकते हो। 3 मार्कर में आ गया, 2 नंबर में आ गया तो डायग्राम बनाना है। ठीक है, और डायग्राम एनसीईआरटी के जो भी दिए हुए हैं ना, एक डायग्राम छोड़ना बच्चों। ठीक है, तो फंक्शंस पूछे थे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के 3 फंक्शन लिख के आना, डिपेंडिंग अपॉन कितने नंबर का आंसर है, एंड यू आर डन। एग्जाम में पूछा जा सकता था व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ योर बोन, लेट्स से, या फिर ब्लड। तो बोन के फंक्शन लिख के, ब्लड के फंक्शन लिख के आते पहले क्या क्या होते हैं भैया, थोड़ा रिवाइज कर लो कि वेस्ट मटेरियल कैरी करता है, आपका हार्मोन्स कैरी करता है, इसलिए ग्रोथ में भी हेल्प करता है। देन आपका ऑक्सीजन कैरी करता है। अगर बोन की बात करें, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है बॉडी का, तो ये सारे इसके फंक्शन हो गए। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए भी है, इनसे भी आ सकते हैं, इनके बाहर से भी आ सकते हैं। सो बी प्रिपेयर्ड, इसलिए टॉपिक वाइज चैप्टर पढ़ाए हैं ताकि सारी चीज़ें रिवाइज हो जाए। ठीक है, सो उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, हम सारे के सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सो टिल देन टेक केयर, हेल्दी रहिए, पढ़ते रहिए, एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।